हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी भारतीय संविधान अधिनियम के। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इसके पहले दो लेक्चर हम कवर कर चुके हैं। ये नहीं देखकर मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। आज हम बात करेंगे प्रतिफल के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है कंसिडरेशन के बारे में। कंसिडरेशन सबसे बड़ा सबसे मेन टॉपिक क्यों? क्योंकि इसके बिना अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। हाँ, कुछ एक्सेप्शन ज़रूर हैं कि उस अपवाद दशाएं हर जगह कहीं ना कहीं होती है। तो इस संविदा के भी कुछ अपवाद दशाएं हैं, लेकिन मेन क्या है यहाँ पर कि बिना प्रतिफल के आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि संविदात्मक संबंध, आपने सुना होगा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है? इस सभी चीज़ों को हम केस लॉ के माध्यम से समझने वाले हैं। इन तक देखिएगा, बने रहिए इन तक हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हम बात करें प्रतिफल की। प्रतिफल क्यों जरूरी है किसी भी संविदा में? क्योंकि अगर आप संविदा कर रहे हो ना, तो उसमें प्रतिफल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर एक व्यक्ति कुछ एग्रीमेंट कर रहा है दूसरे के साथ, तो कोई ना कुछ फ़ायदा हो रहा होगा ए को, और साथ ही साथ बी को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है, तभी उसके साथ एक एग्रीमेंट करना चाहता है। तो जो इनको फ़ायदा एक पहुंच रहा है ना एक दूसरे को, तो वो क्या कहलाता है? वो प्रतिफल होता है। और बिना प्रतिफल के ना ये संविदा नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए कोई दान देना चाहता है ना, दान में यहाँ पे एक्सेप्ट है कि हाँ, बिना प्रतिफल के भी आप दान दे सकते हो, क्योंकि दान में प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन ये हैं, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे प्रतिफल होना आवश्यक है। यहाँ पे परिभाषा देखें तो ब्लैक स्टोन जो है वो कुछ परिभाषा इस तरह देते हैं कि प्रतिफल ऐसे मुआवजे को कहते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? एक मुआवजा बोला है। इसको मुआवजा शब्द यहाँ पे यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि जो हानि होती है किसी को, तो उसका भरपाई किया जाता है दूसरे को, तो उसको मुआवजा कहा जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने मुआवजा शब्द का यूज कर लिया। इन्होंने क्या कहा कि जो एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को देता है, ठीक है ना। यही क्या है कि एक बी से अगर कोई एग्रीमेंट कर रहा है तो कुछ यहाँ पे इसको दे रहा होगा, तो ये बी के लिए प्रतिफल हो गया। और बी से कुछ ए ले रहा होगा, तो ए के लिए प्रतिफल क्या हो गया? जो बी दे रहा है। यानी कि एक दूसरे को जो दिया जा रहा है प्रतिफल स्वरूप, लाभ के लिए फायदे पहुंचाए जा रहे हैं ना, उसको प्रतिफल कहा जाता है। इनके अनुसार हो गया। लेकिन इससे भी अच्छी परिभाषा किसने दी थी? लॉर्ड लस ने दी थी। यहाँ पे जज थे एक, कौन से? लॉर्ड लस। अब यहाँ पे क्यूरी बनाम मीसा, क्यूरी वर्सेस मीसा 1875 का केस था। ये केस जो है, आपको संविदा देने में बहुत पुराने पुराने केस मिलने वाले हैं, क्योंकि वो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। तो यहाँ पे क्यूरी बनाम मीसा 1875 का केस है, जो यहाँ पे इन्होंने बेस्ट परिभाषा देने की कोशिश करी थी, लेकिन ये भी यहाँ पे कुछ आलोचनात्मक यहाँ पे आलोचना की गई थी इनकी। तो इन्होंने क्या कहा? लॉर्ड लस ने क्या कहा था कि विधि के अभिप्राय में, यानी कि विधि जो है उसके समक्ष जो प्रतिफल है वो कैसा होना चाहिए? कोई मूल्यवान प्रतिफल हो, ठीक है। और मूल्यवान प्रतिफल उसे कहेंगे जिसमें किसी एक पक्षकार हो, यानी कि अगर इन दो पक्षकार होते हैं तो एक पक्षकार को क्या मिल रहा हो? कुछ दायित्व, कुछ अधिकार मिल रहे हो, कुछ हित उसको प्राप्त हो रहा हो, ठीक है, कुछ लाभ प्राप्त हो रहा हो, कुछ सुविधा, ठीक है। ये किससे प्राप्त हो रहा हो? दूसरे पक्षकार से। और दूसरे पक्षकार को क्या मिल रहा हो? दूसरे पक्षकार को मिल रहा हो कोई हानि। अगर एक को लाभ हो रहा है तो दूसरे को तो हानि होनी ही है, ठीक है। दूसरे को असुविधा हो रही है तो यहाँ पे किसको? इसको सुविधा होनी चाहिए। दूसरे को यहाँ पे अगर अधिकार मिल रहा है तो ये इसको दूसरे पक्षकार को क्या मिलेगा? एक जिम्मेदारी मिलेगी। तो ये जो लेन देन का काम हो रहा है, अधिकार, दायित्व, लाभ, हानि, तो ये क्या है? ये एक दूसरे के लिए प्रतिफल है ये, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप आता है कि सेक्शन 25 एक आता है यहाँ पे, जो जरूरी क्यों है ये प्रतिफल, अब यहाँ पे समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे सेक्शन जो 25 है ना, वो क्या कहता है कि प्रतिफल के बिना करार शून्य है। अगर कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है और इसमें प्रतिफल नहीं है, तो क्या होगा कि ये जो एग्रीमेंट किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आती है धारा 2D। अब बैरेक्ट में आप देखोगे तो 2D में परिभाषा क्या लिखी हुई? ये पूरी यहाँ की परिभाषा जो हमने लिखा हुआ है, वही वही परिभाषा उसमें लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर कि जब वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता
या कोई अन्य व्यक्ति, ठीक है, कोई अन्य व्यक्ति कुछ कार्य कर चुका है या करने से विरत रहा है या करता है या करने से प्रवृत्त रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य या प्रवृत्ति या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया कि ए जो है मान लीजिए और बी, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है कि यहाँ पे ए जो है अपनी ज़मीन बेचना चाहता है बी को, और बी ने क्या किया है, मान लीजिए प्रतिफल स्वरूप इसको पैसे पहले भी दे सकता है। यानी कि जब इसका एग्रीमेंट हो रहा है उसके पहले भी दे सकता है, बाद में भी दे सकता है, ठीक है, या फिर कुछ, और ये जो है मान लीजिए कहता है कुछ कार्य आप नहीं करोगे, कुछ कार्य करने से मना करता है ना, और जो मना किया जा रहा है ना वो भी एक वचन, ये एक प्रतिफल ही है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर कोई कार्य करने से विरत रहने का वचन दिया जा रहा है तो वो भी क्या है, एक प्रकार से प्रतिफल माना जाएगा। कैसे, अब यहाँ पे ए जो है बी से कहता है कि ए कहता है कि तुम यानी कि बी अगर मेरे खिलाफ केस दर्ज नहीं करवाते हो तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा, ठीक है। तो इसका केस ना दर्ज करवाना यानी इसको मना किया जा रहा है, जो अगर ये मान जाता है तो इसके ए के लिए क्या हो जाएगा प्रतिफल, और बी के लिए प्रतिफल क्या हो जाएगा 2 लाख रुपए। ये हो गया इसमें। अब ये जो परिभाषा दी गई है ना उन कठिनाइयों को दूर करता है। कौन सी कठिनाइयाँ, जो इस केस में इन्होंने बोला था, लॉर्ड लस ने बोला था। लॉर्ड लस ने क्या बोला था कि जो प्रतिफल की परिभाषा के कारण उत्पन्न होती है, यानी अर्थात प्रतिफल एक ऐसा कार्य है जिसके एक पक्षकार को कोई लाभ मिलता है या दूसरे को कोई हानि होती है। यहाँ पे लाभ हानि का तो ऐसा कोई सवाल ही नहीं है, जो हमारे संविधान अधिनियम उसमें लाभ हानि कैसे, तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ये जो है इंग्लिश लॉ का ही, इंग्लिश लॉ में चलता है, यहाँ पे नहीं चलता भारतीय संविधान अधिनियम में। तो ये इंग्लिश लॉ के लिए है ये बेस्ट परिभाषा, लेकिन हमारे जो उसके लिए यहाँ पे 2D में लिखा है वही बेस्ट परिभाषा है, क्योंकि यहाँ पे ना तो लाभ है ना हानि है। यहाँ पे कार्य को विरत रहने के लिए भी बोला जा सकता है, जो वचन दिया जा रहा है वो भी एक प्रतिफल हो जाएगा, ठीक है। तो इस परिभाषा को ना सरल बना दिया गया है हमारे भारतीय संविधान अधिनियम में। अब जो हमारी संविधान अधिनियम में प्रतिफल स्वरूप जो दिया जाता है तो क्या वचनदाता की वांछा पर होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वचनदाता की वांछा पर, यानी कि जो 2D है, सेक्शन 2D इस बात पर जोर देती है कि कार्य प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए जो वचनदाता की वांछा पर की गई हो। हमने देखा था अभी परिभाषा, अभी हमने जस्ट देखा कि वचनदाता की वांछा पर कोई ऐसा वचन दिया जा रहा हो, यानी कि कोई कार्य किया जा रहा हो, कोई प्रतिफल दिया जा रहा हो, तो जो वचनदाता कौन हो जाता है, वचनदाता वह होता है, जैसे ए ने क्या बोला कि मैं एक कार बेचना चाहता हूँ, बी ने कहा कि हाँ मैं खरीदना चाहता हूँ, तो ए ने क्या किया, वचन दिया, यही वचनदाता है, और बी क्या है, वचन ग्रहीता है, जो उसने खरीदने की बात करता है, यानी कि ये वचन ग्रहीता है, ठीक है। तो जो वचनदाता की वांछा पर कार्य किया जाता है ना, तो उसमें प्रतिफल की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर वचनदाता की वांछा पर यानी वचनदाता की इच्छा पर नहीं हुआ कार्य तो वो प्रतिफल नहीं कहलाएगा। अब इससे रिलेटेड एक केस था, आप देखो दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव, 1880 का केस है, ठीक है। अब इसमें वचनदाता की वांछा पर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें क्या होता है, जो वादी होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका प्लेंटिफ होता है, जिसने सूट फाइल किया है मान लीजिए, तो उसको क्या हुआ था कि कलेक्टर जो था, कलेक्टर ने एक आदेश पारित किया था। क्या आदेश पारित किया था भाई, आदेश ये पारित किया था वादी के लिए कि आप क्या करोगे, एक मार्केट यानी एक बाजार बनाओगे, ठीक है, साथ ही साथ वहाँ पर कई दुकानों का भी निर्माण करोगे। ये कलेक्टर का स्ट्रिक्ट आदेश था जिसका पालन करना इसका दायित्व था वादी का। अब यहाँ पे जब वादी मार्केट बनाने लगा, वहाँ पे व्यापारियों के लिए दुकानें बनाने लगा, तो व्यापारियों से एक इसने क्या वो कर लिया, एक एग्रीमेंट टाइप का कुछ कर लिया कि, और यहाँ पे जो व्यापारी थे उन्होंने वचन दिया था कि हाँ जब ये दुकान चलने लगेगी तो हम आपको दुकान बनने के बाद आपको कुछ पैसे देते रहेंगे। बाद में इसने वादी ने दुकान सब बनवा दिया, लेकिन दुकानदारों ने यानी कि व्यापारियों ने पैसा नहीं दिया। वादी ने केस लगाया, तो यहाँ पे क्या बोला, न्यायालय ने क्या बोला कि यहाँ पे जो कार्य किया गया था वो कलेक्टर की आदेश पे था, वचनदाता की वांछा पर नहीं था, यानी कि जो व्यापारी थे उनकी इच्छा पर नहीं बनाया गया था। अगर उनकी इच्छा नहीं भी होती तब भी किसको, वादी को बनाना पड़ता।
तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि वचनदाता की वांछा यानी इच्छा पर अगर नहीं किया गया है कार्य ना, तो आप यहाँ पे इसके लिए उन प्रतिफल नहीं मिलेगा। ठीक है, आप इसकी संविदा शून्य मानी जाएगी। अब दूसरा चीज़ आता है कि प्रार्थना पर किए गए कार्य। अब मान लीजिए कोई कार्य प्रार्थना पर किया जाता, कोई रिक्वेस्ट करता है कि आप, ठीक है ना, जैसे मैंने बोला आपसे कि मैं 5 लाख रुपए का लोन ले लूँगा और अब जो बी के पास कार है, क्या आप मुझे दे देंगे? अगर दे देंगे तो मैं लोन ले लूँगा। तो यहाँ पे बी से नहीं क्या क्या कर दिया, बोला कि हाँ आप ले लीजिए लोन, मैं आपको कार बेच दूंगा। तो ए ने क्या किया, 5 लाख का लोन ले लिया। ठीक है, जब 5 लाख का लोन ले ले तो बाद में बी ने मना कर दिया, तो इसको क्या कर सकता है, ए जाके इन्फोर्स करवा सकता है। क्यों? क्योंकि बी की वांछा पर यानी बी की इच्छा पर ही तो इसने लोन लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इससे जो भी अब लोन लिया है उसके बाद ब्याज भी चुकाएगा, हर चीज़ रहेगी। इसलिए क्या यहाँ पे ये चीज़ मना की जाती है। तो यहाँ पे क्या है, प्रार्थना पर किए गए कार्य, यहाँ पे एक एक केस था। ठीक है, वचनदाता की वांछा पर किया गया कार्य पर्याप्त प्रतिफल होता है। अगर जो वचनदाता है ना, उसकी इच्छा पर अगर कार्य कर दिया गया तो वो क्या है, पर्याप्त प्रतिफल है, चाहे इससे वचनदाता को कोई व्यक्तिगत लाभ ना हो। अब उसको व्यक्तिगत लाभ हो या ना हो, ठीक है, लेकिन अगर वचनदाता ए ने कुछ बोला है और बी ने कुछ कर दिया तो उसके लिए पर्याप्त प्रतिफल माना जाएगा। इसके लिए अभी यहाँ पे भी एक केस है, केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद 1887 का केस। अब इसमें क्या होता है, गौरी मोहम्मद के केस में इसमें क्या होता है, हावड़ा में, ठीक है, हावड़ा में एक नागरिक हॉल, ठीक है ना, एक नागरिक हॉल बनाने का क्या होता है, सुझाव स्वीकार किया जाता है। किसके द्वारा? महापालिका के कमिश्नर के द्वारा। अब वहाँ पे क्या होता है कि इसे स्वीकार तो कर लिया, और स्वीकार इस बेस पे किया कि अगर वहाँ के लोग पर्याप्त चंदा दे दें, ठीक है, जो चंदा अगर इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ पे देने का वचन दें, तो मैं ये हाल बनवा दूंगा। तब यहाँ पे कई लोगों ने क्या बोला कि हाँ हम चंदा दे देंगे, वचन दे दिया। ठीक है, इसने क्या किया, कमिश्नर ने क्या किया, प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना किया था कि अगर आप वचन देते हो कि आप चंदा दोगे तो मैं इस हॉल को बनवाऊंगा। तो जो उनका वचन था ना, उनका वचन ही पर्याप्त प्रतिफल था। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने हॉल बनवा दी, कमिश्नर ने हॉल बनवाया। उसमें एक कौन था, एक गौरी मोहम्मद भी था। गौरी मोहम्मद कौन था, उसमें एक चंदा देने वाला व्यक्ति था जिसने बोला था कि मैं 100 रुपये दूंगा, ठीक है ना, इसके लिए चंदे के रूप में। बाद में इसने दिया नहीं। अब कमिश्नर ने जो सूची बनाई थी, चंदा इकट्ठा करने की कोशिश की, तो काफ़ी लोगों ने दिया, लेकिन इसमें गौरी मोहम्मद था, उसने नहीं दिया और वचन दिया था कि 100 रुपये देगा, उसमें सूची में लिखा हुआ था। अब इसने कमिश्नर ने केस कर दिया। जब केस किया गया तो यहाँ पे क्या बोला गया न्यायालय के द्वारा कि वादी का हाल के बनवाने के लिए ठेका देना, यानी कि जो वादी कौन था, केदारनाथ कमिश्नर जो थे, उन्होंने जो ठेका दिया था वो किस बेस पे दिया था कि जब सभी चंदा देने वाले वचन दे रहे हैं, अब जब वचन दे रहे हो तो उसको पूरा करो। तो क्योंकि जो आपका वचन दे रहा है ना, वो एक पर्याप्त प्रतिफल था, इसलिए आपको जो 100 रुपये था ना उसको देना पड़ेगा, और इसी को अब प्रतिफल मान लिया गया। ठीक है, तो आप अगर कोई रिक्वेस्ट पे अगर कुछ वचन दे रहा है ना, वो वचन भी यहाँ पे प्रतिफल माना जाएगा। और पहली चीज़ की वचनदाता की वांछा पर होना चाहिए। ये सारे कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, 2D में मिल जाएंगे। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, अब प्रतिफल के रूप में अब एक चीज़ और आती है, संविदात्मक संबंध। अब इस संविदात्मक संबंध के लिए ना 2 केस को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले चीज़ तो यहाँ पे देखें, जो संविदात्मक संबंध होता है वो जो सेक्शन 2D है आपका, ठीक, 2D क्या कहता है, प्रतिफल की परिभाषा बताता है। तो प्रतिफल की परिभाषा का ना दूसरा मुख्य तत्व क्या है, आपका संविदात्मक संबंध होना चाहिए। क्या करता है कि जो कार्य प्रतिफल बनना है ना, उसे चाहे वचन ग्रहीता पूरा करे चाहे कोई अन्य, यानी कि अगर कोई वचन दिया जा रहा है प्रतिफल स्वरूप, तो उस वचन को ना चाहे वचन ग्रहीता यानी जो एक्सेप्टेंस देने वाला है, एक्सेप्ट करने वाला, वो पूरा कर दे, या फिर उसके बिहाफ पे कोई अन्य व्यक्ति भी कर दे, वो क्या कहलाता है, वो संविदात्मक संबंध कहलाता है। अब इसका प्रभाव क्या होता है, अब प्रभाव देखिए, जब संविदा के लिए प्रतिफल हो, ठीक है, तो इस बात का कोई महत्व नहीं है कि प्रतिफल किसने दिया है, प्रतिफल कोई भी व्यक्ति दे सकता है। सेक्शन 2D तो यही कहता है ना,
कि प्रतिफल कोई भी दे, बस प्रतिफल होना बस चाहिए। अगर ए कह रहा है कि बी से कि मैं आपको ज़मीन बेचूंगा और बी कहता है कि मैं 5 लाख रुपए दूंगा, तो ए ज़मीन बेच रहा है। अब बी यहाँ पे 5 लाख दे या बी के बिहाफ पे कोई 5 लाख दे, क्योंकि ए को तो प्रतिफल से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सिद्धांत का ना, संविदात्मक संबंध का सिद्धांत किस किस केस के तहत आया था? किंग्स बेंच के न्यायालय ने दिया था। 1677 का केस है ये, फिर से पुराना केस। इसमें सारे आपको पुराने केस मिलने वाले हैं। तो ये डटन बनाम पूले 1977 1977 1677 1677 का ये जो केस है, इसमें यहाँ पे ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अब इस केस में हुआ क्या था एक्चुअली में? अब इस केस में बात करें ना, इस केस में एक्चुअली ये हुआ था कि यहाँ पे एक व्यक्ति था, ठीक है, जैसे मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ए व्यक्ति नाम का व्यक्ति ने अपनी लड़की की शादी तय की, ठीक है, और शादी की तय करने के बाद उसने ये वचन दिया था कि जो उसकी कुछ नगद राशि भी देना चाहता है उसे, शादी के बाद कुछ नगद राशि देना चाहता है। अब इस उद्देश्य से उसने अपने आंगन में खड़े, यानी कि इसने ए के आंगन में एक पेड़ लगा हुआ था, ठीक है, खड़ा पेड़ था, उसको काटने की बात की कि काटने का निश्चय किया, इसको काटेगा, उसके बाद बेचेगा, जो पैसे आएंगे उसको देगा अपनी लड़की की शादी में। अब यहाँ पे ए का एक और लड़का रहता है, मान लीजिए बी नाम का लड़का है। अब इसने क्या कर दिया, इसने मना कर दिया कि आप जो है इस पेड़ को नहीं काटेंगे तो मैं आपको 1000 पाउंड दूंगा, जो आप उसको दे सकते हो। पिता ने बोला, यानी ए ने बोला कि ठीक है, मुझे ये पेड़ नहीं काटना है, आप मुझे 1000 पाउंड दे रहे हो, वो मैं अपनी उसको दे दूंगा। यानी लड़का बोला कि मैं अपनी बहन को दे दूंगा 1000 पाउंड। बाद में इसने दिया नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ए की मृत्यु के हो गई, और ए की मृत्यु के बाद जो उसके लड़की थी और उसके पति ने, ठीक है, लड़की और उसके पति ने केस कर दिया कि मुझे क्या चाहिए, 1000 पाउंड चाहिए। तो न्यायाधीश ने क्या बोला? न्यायाधीश ने बोला कि जो व्यक्ति, चूंकि लड़की संविदा के पक्षकार थी नहीं, जब संविदा के कोई पक्षकार नहीं है तो कि केस कैसे कर सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे बताया गया कि संविदा क्या थी, उसके भले के लिए था, ठीक है, पक्षकार भले नहीं थी, लेकिन क्या है, उसके भले के लिए ही तो जो वचन दिया गया था, और वचन तो पर्याप्त प्रतिफल होता है, तो वो बात ला सकती है। इस केस में ये बोला गया था। इतना समझ में आया? अब इसके आगे केस और समझते हैं, वो आपको इसलिए पूरा समझ में आएगा संविदात्मक संबंध। अब क्या होता है, अभी तो बोल दिया कि जो पक्षकार नहीं है वो भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वाद ला सकती है। लेकिन लगभग 200 वर्षों के बाद 1677 में आया था केस, वो वाला कब आया था, 1677 में, डटन बनाम पूले का। अब बाद में आता 200 लगभग 200 वर्षों बाद ट्विडल बनाम एटकिंसन, ट्विडल वर्सेस एटकिंसन 1861 का केस। इसमें जो जज थे वो कौन थे, विटमैन। अब इन्होंने क्या बोला था, अब इस केस में क्या हुआ था कि जिसे वादी था, ठीक है, वादी जो था वो कौन था, जी, इसका नाम क्या था, जी। अब इसकी क्या हुई, जी नामक व्यक्ति के लड़के से तय हुई थी, ठीक है, यानी जो वादी की शादी किससे तय हुई थी, जी के लड़की से, यानी इसकी जो लड़की थी। इसको एक मिनट फिर समझते हैं, ठीक है। देखिए, वादी था, इसकी शादी तय हुई किसके, जी के लड़की से, ठीक है। अब जी के लड़की से शादी तय तो हुई। अब जब यहाँ पे वादी था, वादी के पिता ने, ठीक है, और साथ ही साथ जी ने, इन दोनों ने मिलकर कुछ वचन दिए। वचन क्या दिया था कि प्रतिवर्ष ये दोनों क्या करेंगे, ये इसके वादी के पिता और जी, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, कुछ पैसे वादी को देते रहेंगे शादी के बाद। इसके पिता ने तो दिया, लेकिन जी ने देने से मना कर दिया, जी नहीं दिया। और जब जी की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने के बाद वादी ने किस पे, जी के उत्तराधिकारियों पर केस लगाया कि मुझे पैसे चाहिए, जो जी ने वचन दिया था। अब वचन तो दिया था, उसको पूरा तो करना है, क्योंकि इसके पहले वाले केस में क्या बोला कहते हैं कि अगर पक्षकार नहीं भी है तब भी वो केस कर सकता है, क्योंकि उसके भले के लिए था।
अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अब इस केस के बाद इस उपरोक्त निर्णय को ठुकराया गया, यानी कि जो ऊपर हमने डटर बनाम पूले का देखा था उसमें इस चीज़ को ठुकरा दिया गया और कहा गया कि कोई ऐसा व्यक्ति दावा नहीं कर सकता है, यानी कि अगर प्रतिफल का दावा किया जा रहा है ना, तो कोई ऐसा व्यक्ति दावा नहीं कर सकता जो उसका पक्षकार ना हो। यानी कि अगर जो पक्षकार यानी कि जो वादी था उसका पक्षकार तो था नहीं, वचन किसके किसके बीच में था, इसके पिता और उसके जी के बीच में हुआ था। अब इसके भले के लिए हुआ था, लेकिन पक्षकार तो वादी था नहीं, तो ये केस तो ला नहीं सकता। तो इसमें ये चीज़ कहा गया कि वाद नहीं ला सकता, भले ही उसके भले के लिए हो, यानी उसके फायदे की बात हो। तो इसे ही क्या कहा जाता है, जो संविदात्मक संबंध कहा जाता है, ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। यानी कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मेन मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति पक्षकार नहीं है संविदा का, वो केस नहीं लगा सकता है, क्योंकि उसके बीच का प्रतिफल नहीं है, उसको प्रतिफल नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे वचन दिया नहीं था। ठीक है, अब बात करें यहाँ भारतीय अवस्था की, यानी भारत में क्या सिस्टम है यहाँ, ये तो हो गया इंग्लिश। अब भारत में भी क्या इसी चीज़ को अपनाया गया कि ये सिद्धांत भारत में लागू नहीं है, क्योंकि 2D में स्पष्ट लिखा है कि प्रतिफल किसी के द्वारा भी दिया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे संविदात्मक संबंध भारतीय व्यवस्था में क्या है कि संविदा के पक्षकारों के अतिरिक्त तृतीय व्यक्ति संविदा का पालन नहीं करा सकते हैं, यानी थर्ड पर्सन कोई संविदा का पालन कराने के लिए नहीं आ सकता है। संविदात्मक संबंध होना आवश्यक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ऊपर तो बताया था ना, 2D में क्या लिखा है कि प्रतिफल किसी के द्वारा भी दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे संविदात्मक संबंध होना चाहिए। जब तक संविदात्मक संबंध नहीं होगा तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप सूट फाइल नहीं कर सकते, वाद नहीं ला सकते हैं, उसके लिए थर्ड पर्सन नहीं आ सकता। तो ट्यूडल बनाम एटकिंसन जो 1861 का सिद्धांत है ना, जो इंग्लैंड में लागू है, उसे ही लागू करने के लिए प्रीवी काउंसिल, हमारे यहाँ पहले प्रीवी काउंसिल चलती थी सुप्रीम कोर्ट के पहले, तो प्रीवी काउंसिल ने क्या किया था, जमुना दास बनाम राम अवतार के केस में इसे लागू किया गया था। ठीक है, कि थर्ड पर्सन यहाँ पे नहीं आ सकता है पालन करवाने के लिए, भले प्रतिफल हो या ना हो, कुछ भी हो, वचन दिया गया हो, लेकिन अगर थर्ड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं किया है तो इसमें प्रतिफल कोई प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। इसलिए ये तो हो गया जमुना दास बनाम राम अवतार के केस में लागू। अब इसके अपवाद भी आ गए कि थर्ड पर्सन कहाँ पर करवा सकते हैं, इन्फोर्स करवा सकते हैं इसको। तो दो चीज़ें हैं, पहला तो आता है न्यास और दूसरा आता है आपका पारिवारिक अनुबंध, यानी विवाह विवाह वगैरह हो गया। तो अगर न्यास वाले हैं मामले, ठीक है, उसके बाद पारिवारिक मामले हैं, पारिवारिक जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें क्या किया जा सकता है कि यहाँ पे थर्ड पर्सन आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला न्यास। न्यास में क्या होता है, यहाँ केस है राणा उमानाथ बख्श सिंह, राणा उमानाथ बख्श सिंह वर्सेस जंग बहादुर 1938 का ये केस है। ठीक है, अभी तक जितने केस देखे अभी ये सबसे लेटेस्ट केस है यही है। ठीक है, अभी तक में। तो अब इसमें फैक्ट क्या है, फैक्ट क्या था कि यू के उसके पिता ने, यानी कि एक यू नाम का व्यक्ति है और इसके पिता ने सारी संपत्ति उत्तराधिकारी नियुक्त किया, यानी यू को उत्तराधिकारी नियुक्त किया अपनी संपत्ति का, और संपत्ति का पूरा कब्जा किसको, यू को दे दिया। और यू ने क्या किया, अपने पिता को एक वचन दिया कि जो इसका एक अधर्मज भाई है, यानी कि जो उसके पिता का अधर्मज पुत्र है, यानी इलेजिटिमेट संतानें हैं, ठीक है, अधर्मज संतान है, उसको क्या किया जाएगा, यू जो है एक गांव देगा, साथ ही साथ उसके बालिग होने पर, ठीक है, कुछ रुपया भी देगा। अब जब यहाँ पे इसने रुपया नहीं दिया उसको, तो यहाँ पे क्या किया, उसने केस लाया, जो अधर्मज संतान था ना, उसने केस किया कि मुझे एक गांव देने का वचन दिया था और साथ ही साथ कुछ रुपए देने का वचन दिया था जब मेरे बालिग होने पे। तो यहाँ पे निर्णय क्या हुआ, न्यायालय ने क्या बोला कि इन परिस्थितियों में जे के पक्ष में उतने धन और गांव के लिए न्यास उत्पन्न हो गया है, यानी कि जो जे को देने की बात की थी ना कि कुछ रुपया देगा बालिग होने पे और एक गांव भी देगा, तो यहाँ पे वो एक ट्रस्ट क्रिएट हो गया है। और तो ट्रस्ट में जो है, अगर ट्रस्ट क्रिएट हो गया है तो उसको वाद लाने का अधिकार है। ठीक है, तो ट्रस्ट में क्या कह सकते हैं, दूसरा भी बात ला सकता है। इसी तरह एक और केस था ख्वाजा मोहम्मद बनाम खान वर्सेस हुसैनी बेगम, ये भी विवाह वगैरह से रिलेटेड था।
सॉरी ट्रस्ट से रिलेटेड था, ठीक है। अब विवाह से रिलेटेड एक आता है आपका। विवाह में क्या होता है कि बंटवारा था अन्य पारिवारिक अनुबंध। जब किसी विवाह बंटवारे या अन्य पारिवारिक संबंध में अनुबंध किया गया हो जिसके अंतर्गत किसी ऐसे व्यक्ति के भले के लिए उपबंध हो जो उस उपबंध में पक्षकार नहीं है, अनुबंध में पक्षकार नहीं है, वो वाद ला सकता है, ठीक है। अब इस विवाह से संबंधित एक केस है, कौन सा, रोज फर्नांडिस वर्सेस जोसेफ जॉन सेल्फ्स 1924 यानी 1924 का ये केस है। अब इस केस में क्या हुआ था कि जो एक लड़की थी, ठीक है ना, लड़की के पिता ने प्रतिवादी के साथ लड़की का विवाह करने का करार किया। यानी कि ए, जैसे ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है। अब उसके पिता ने, सॉरी, इसने अपनी लड़की का विवाह, यानी इसकी जो एक लड़की थी इसका विवाह किसके साथ, प्रतिवादी यानी प्रतिवादी के साथ जोसेफ गॉन्सेल्व्स के साथ करने का एग्रीमेंट किया। अब लड़की की बालिग होने पर ना संविदा भंग के लिए प्रतिवादी पर वाद लाने दिया गया। यानी कि प्रतिवादी अगर भंग करता है इस संविदा को, उसके लिए यहाँ पे केस लाने दिया गया। और इसमें यह नहीं कहने दिया गया न्यायालय के द्वारा कि आप जो संविदा में लड़की पक्षकार नहीं थी, लड़की पक्षकार हो चाहे ना हो, ये केस ला सकती है इस पे संविदा भंग के लिए, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब बात आती है पूर्वकालिक कथा प्रतिफल के बारे में। अब क्या जो प्रतिफल है वो पहले भी दिया जा सकता है, यानी पास्ट में भी दिया जा सकता है क्या, यानी एग्रीमेंट हुआ नहीं है, एक संविदा हुई नहीं है, उसके पहले ही प्रतिफल दे दिया गया हो, तो ये चीज़ भी यहाँ पे भारत में लागू है। धारा 25 की उपधारा 2 कहती है, ठीक है। धारा 25 की उपधारा 2 में क्या लिखा है कि यहाँ पे पूर्वकालिक प्रतिफल भी हो सकता है, लेकिन इंग्लैंड में लागू नहीं है, इंग्लिश लॉ में। अब यहाँ पे जो प्रतिफल है, ठीक है, प्रतिफल वचन का मूल्य है यदि कार्य वचन से पहले किया जा चुका है। प्रतिफल एक क्या है, वचन का मूल्य है, यानी आप वचन दे रहे हो ना, वचन ही क्या होता है, एक प्रतिफल होता है। तो यदि कार्य जो है वचन देने से पहले किया जा चुका है, यानी कार्य जो है वचन देने से पहले हो चुका है, इसे पूर्वकालिक प्रतिफल कहा जाता है। यानी कि प्रतिफल आप पहले भी मिल सकता है, कार्य होने के पहले भी। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। अब एग्जाम्पल क्या है कि ए जो है, ए का पर्स, ठीक है ना, ए का पर्स था, वो कहीं गिर गया। अब बी को ये पर्स मिला, रोड पे पड़ा हुआ मिला। अब जब बी को ये पर्स मिला तो ये इसने क्या किया, जाके ए को रिटर्न कर दिया। तो ए को बहुत खुशी हुई कि मेरा पर्स रिटर्न कर दिया गया, लौटा दिया गया। जब रिटर्न किया गया तो ए प्रसन्नता के कारण क्या कर दिया, इस एक इनाम देने की, यानी कुछ पैसे देने की बात की, वचन दे दिया कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। अब चूंकि अब यहाँ पे प्रतिफल बी ने क्या कर दिया, प्रतिफल तो दे दिए पहले ही, प्रतिफल क्या दे दिया, इसने कार्य कर दिया पहले ही। अब ए ने तो बोला नहीं था कुछ एग्रीमेंट होगा कुछ क्या होगा, तो यहाँ पे बी ने क्या कर दिया, पहले ही प्रतिफल दे दिया ये कार्य करके। तो यहाँ पे क्या होता है कि एग्रीमेंट करने से पहले भी यहाँ पे प्रतिफल दिया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब दूसरे 25(2) की बात करें तो 25(2) क्या कहता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को पूर्णतः या भागतः प्रतिफल देने के लिए वचन हो जिसने वचनदाता के लिए स्वेच्छा से पहले ही कोई कार्य कर दिया हो। अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल पढ़ा, वही चीज़ यहाँ पे दृष्टांत होता है कि बी की थैली ए गिरा पाता है और उसको दे देता है, और ए को बी 500 रुपये देने का वचन देता है। अब यहाँ पे जो ए जो है बी को 500 रुपये देने का वचन दे रहा है ना, ये भी क्या है, एक प्रतिफल है। प्रतिफल किस चीज़ का, कि पूर्वकालिक प्रतिफल है, पहले ये कार्य किया जा चुका है, उसका प्रतिफल दे रहा है। तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। अब बात करें प्रतिफल मूल्यवान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, प्रतिफल कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रतिफल कैसा होना चाहिए, यहाँ पे चिदम्बरम वर्सेस PS रंगा 1966 का मामला था, जिसमें जो मुख्य न्यायमूर्ति थे वो कौन थे, सुब्बा राव। इन्होंने क्या प्रतिपादित किया था कि प्रतिफल जो है, यानी कि जो आपका कंसिडरेशन है, वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा कार्य होना चाहिए जिससे केवल पक्षकार ही नहीं वरन विधि भी कुछ मूल्यवान समझती हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ पक्षकार समझेगा हाँ मूल्यवान है, ऐसा नहीं है, विधि भी कुछ उस प्रतिफल को समझती हो कि हाँ ये इसका कुछ मूल्य है, इस प्रतिफल का कुछ मूल्य है, मोल है इसका,
ठीक है। कुछ प्राइस होता है, अगर बिना प्राइस के है, विधि कुछ समझती ही नहीं है, तो काहे का प्रतिफल। तो विधि के समक्ष ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो विधि समझ सके कि हाँ ये प्रतिफल है इसमें। तो ये अर्थात इनका कहने का मतलब मूल्यवान होना चाहिए। किसके समक्ष? विधि के समक्ष, यानी विधि कुछ समझती हो मूल्यवान। लेकिन कितना होना चाहिए प्रतिफल, ये तो बताया नहीं। तो प्रतिफल पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है, यानी कि अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो प्रतिफल होना चाहिए, ये तो जरूरी है, लेकिन प्रतिफल कितना होना चाहिए ये जरूरी नहीं है। ठीक है। अगर मान लीजिए मेरा घर है, मेरा घर कितने का है, 20 लाख रुपए का मान लीजिए मेरा घर है। ठीक है। अब 20 लाख रुपए का मेरा घर है, मैं इसको कितने 2 लाख रुपए में बेच रहा हूँ, 2 लाख रुपए में बेच रहा हूँ किसी व्यक्ति को। प्राइस तो दे रहा हूँ, प्रतिफल तो ले रहा हूँ मैं इसका। ठीक है। तो पर्याप्त तो होना जरूरी नहीं है, मैं इसको चाहे तो 1 रुपए में भी बेच सकता हूँ। वो मेरा घर है, मैं मुझे जितना प्रतिफल चाहिए मैं दे रहा हूँ। हाँ, अगर ये जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मैं, कोई मुझे धमकी दे रहा है, कोई मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, उसके वजह से मैं 20 लाख का घर 2 लाख रुपए में बेच रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कंसेंट हमारी फ्री होनी चाहिए, तो फ्री कंसेंट भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो फ्री कंसेंट आपको सेक्शन 14 में मिलेगा, यानी स्वतंत्र जो सम्मति है आपकी, सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। ठीक है। तो इसकी अगर सहमति स्वतंत्र है तो पर्याप्त प्रतिफल होना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर न्यायालय का ये कर्तव्य नहीं है कि वह निर्धारित करे कि प्रतिफल कितना होना चाहिए। यह कार्य किसका है? यह कार्य जो है वो पक्षकारों का है। और पक्षकारों को कब ध्यान देना चाहिए प्रतिफल के बारे में? पक्षकारों को ध्यान तब देना चाहिए जब संविदा कर रहे हों, यानी जब वो उनके बीच एग्रीमेंट हो रहा हो कि पर्याप्त प्रतिफल है या नहीं। तब नहीं कि जब यहाँ पे आप संविदा हो गई है और जब कुछ परेशानी हो, कुछ दिक्कत आई, तो आप केस लगाने आ रहे हैं, बोल रहे हो प्रतिफल कम था। तो ये चीज़ आपको पहले ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि ये न्यायालय की ड्यूटी नहीं कि प्रतिफल कितना होना चाहिए ये बताए। ठीक है। तो 1,000 के मूल्य 10 रुपये में भी बेच सकता हूँ मैं, ये चीज़ हो सकता है, ये भी पर्याप्त प्रतिफल है अगर स्वतंत्र सहमति स्वतंत्र है तो। ठीक है। अब आपने सेक्शन 2D, ठीक है ना, प्रतिफल वाले में एक चीज़ पढ़ा होगा, बाद लाने से प्रवृत्ति रहना। अब इसका अर्थ क्या होता है भाई, बाद लाने से प्रवृत्ति रहना? तो इसका अर्थ जो है ना, इसका अर्थ होता है कि वाद लाने से सदैव प्रवृत्त रहना एक प्रतिफल माना गया है। ठीक है ना। 2D के अकॉर्डिंग अगर आप चलें, तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आप मेरे खिलाफ अगर सूट फाइल नहीं करेंगे, केस नहीं लगाएंगे, तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा या 2,000 रुपये दूंगा, जो भी है। तो वो भी क्या है, जो वचन दिया जा रहा है दूसरे की ओर से कि हाँ मैं केस नहीं कर लगाऊंगा, आप मुझे दे दीजिए पैसे। तो ये जो वचन दिया जा रहा है ना, वो भी क्या है, एक प्रतिफल है। जो मना किया जा रहा है ना, प्रवृत्त रहने के लिए वचन दिया जा रहा है, ये भी एक प्रतिफल है। क्योंकि क्या होता है कि वादी को प्रतिवादी या फिर अन्य व्यक्ति के विरुद्ध दावा दायर करने का अधिकार होता है, पूर्ण अधिकार होता है। कोई भी व्यक्ति दावा प्रस्तुत कर सकता है, परंतु यदि प्रतिवादी चाहे तो वचन के आधार पर ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है ना। अगर प्रतिवादी ने वचन दे दिया है प्रवृत्त रहने के लिए कि मैं केस नहीं लगाऊं, कोर्ट नहीं जाऊंगा, तो ये भी क्या है, एक प्रतिफल माना गया है। तो इसका अर्थ यही है प्रवृत्त रहने का मतलब। ठीक है। तो सेक्शन 2D तो आपने पूरी तरह समझ लिया है। तो जो अब यहाँ पे आते हैं सेक्शन 25 की। सेक्शन 25 जो है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और यहाँ पे क्या बताया गया है, क्या बिना प्रतिफल के भी वैध संविदा हो सकती है? ये यानी कि अभी तो हमने पढ़ा कि प्रतिफल के बिना संविदा हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे भी ये चीज़ बताया गया सेक्शन 25 में। ये कहता है कि प्रतिफल के बिना तो करार शून्य है। ठीक है ना। मेन यहाँ पे तो बता दिया पहली चीज़, जो जनरल रूल है वो क्या कहता है, सामान्य नियम, कि अगर प्रतिफल के बिना अगर आप एग्रीमेंट में एंटर कर जाते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। परंतु 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 किंतु, यहाँ पे एक परंतु शब्द ना काफ़ी लंबा चौड़ा इतिहास रच देता है। ये कहता है कि कुछ अपवाद भी हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर कहीं कुछ सामान्य नियम है तो उसके कुछ न कुछ अपवाद जरूर रहते हैं, हर चीज़ में अपवाद। तो यहाँ पर भी कुछ अपवाद बताए गए, 3 अपवाद यहाँ पे बता दिए गए। पहला चीज़ कहता है नैसर्गिक प्रेम और स्नेह। पति ने अपने पत्नी से कहा कि मैं तुम्हें हीरे का हार दे रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके बीच में कोई एग्रीमेंट हो, वो प्रतिफल कुछ दे तभी यहाँ पे होगा और उसको रिटर्न करना पड़ेगा पत्नी को कुछ, हीरो को हार दे रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है।
यहाँ पे क्या है कि अगर लिखित रूप में अभिव्यक्ति या फिर दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए तत्समय प्रवृत्ति विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत और एक दूसरे के साथ निकट संबंध वाले पक्षकारों के बीच नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण किया गया हो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ए नाम की व्यक्ति है और उसकी एक भूमि है, ठीक है, अब उसने लिखित रूप में रजिस्ट्रेट कर दिया किसके नाम पे, अपने पुत्र बी के नाम पे भूमि दे रहा है, नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण, एक भी पैसा इससे नहीं लिया। तो यहाँ पे तो ये चीज़ हो सकता है ना, लेकिन लिखित रूप में होना चाहिए, रजिस्ट्री के रूप में होना चाहिए, दस्तावेजों के रूप में होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ जिनका कुछ ऐसा रिलेशन होना चाहिए, कुछ संबंध होने, निकट संबंध होना चाहिए पक्षकारों के बीच। ठीक है, जैसे पति पत्नी हो गए, पिता और पुत्र हो गया, माता और पुत्र हो गया, इस सभी के बीच में ऐसा स्नेह हो सकता है कि अपनी जो प्रॉपर्टी है किसी को दूसरे को दे दे, बिना प्रतिफल के भी एग्रीमेंट कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये नैसर्गिक प्रेम यानी कि नेचुरल यहाँ पे लव एंड अफेक्शन के कारण हो सकता है ये चीज़। दूसरी चीज़ आता है कि भूतपूर्व स्वैच्छिक सेवा। हमने पढ़ा था ना, एक उसका एक पर्स था, पर्स गुम गया, बी ने पाया, बी पाया और बी ने लौटाया ए को, और ए प्रसन्नता के कारण उसको कुछ इनाम देने की बात करता है, वचन देता है। तो कार्य से पहले ही क्या हो गया, वहाँ पे उसने वचन दे दिया, ये वचन पूरा कर दिया अपनी ओर से, बी ने, प्रतिफल हो गया उसके लिए। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई। तीसरा आता है काल अवरोधित ऋण, यानी जिस ऋण का संदाय वादों की परिसीमा विषयक विधि वारित ना होने की दशा में लेनदार करा लेता है, उसके पूर्णतः या भागतः संदाय करने के लिए उस व्यक्ति को जिसे वचन दिया गया, भारित किया जाना है, किया गया लिखित और हस्ताक्षरित वचन हो। अब यहाँ पे टाइम बार्ड की डेप्थ की बात करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जिस ऋण का, ठीक है, जिस ऋण का संदाय करना वादों की परिसीमा विषयक विधि, यानी कि जो लिमिटेशन बता दे कि ये ऋण आपको इतने दिन के अंदर चुकाना है, ठीक है, और मैं आपको ये ऋण जो है मैं इतने दिन के अंदर चुका दूंगा। तो ये जो चुकाने की बात आती है ना, तो ये सब क्या है, इसमें प्रतिफल की कोई आवश्यकता नहीं है, ये टाइम बार्ड है इसमें। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, लिखित और हस्ताक्षरित होना चाहिए। यहाँ पे एक केस था, अप्पा राव बनाम सूर्य प्रकाश राव। ठीक है, अप्पा राव बनाम सूर्य प्रकाश राव, इसमें क्या चीज़ बताया गया था कि देखिए, एक था किराएदार, ठीक है, एक किराएदार था जिसने भूमि स्वामी को एक पत्र लिखता है। ठीक है, पत्र में क्या किया, हस्ताक्षर भी किए और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें भी लिखी, काल अवरोधित यहाँ पे किराए का ब्यौरा लिखा। और उसने क्या लिखता है कि मैं जो है, किराएदार कहता है मैं बैसाख महीने के अंत तक पूरा किराया भेज दूंगा। न्यायालय ने यहाँ पे इसे क्या माना कि 25(3) की शर्तों का पूर्णतः यहाँ पे पालन किया गया है, ये माना गया, और जो उसका वचन था ना, इसको प्रवर्तित कराया जा सकता है, किराएदार का वचन। ठीक है, तो इसमें प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका, अब दो स्पष्टीकरण हैं। ठीक है, ये लास्ट है। अब स्पष्टीकरण एक क्या कहते हैं, दान। दान में क्या है कि दान में किए गए कोई भी जंगम स्थावर संपत्ति प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरी चीज़ कि कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसके लिए वचनदाता की सहमति स्वतंत्रता से दी गई हो, केवल इस कारण शून्य नहीं होगी, प्रतिफल अपर्याप्त है। यानी कि आपने एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, वचनदाता की सहमति थी, स्वतंत्रता से दी गई थी, तब तो ठीक है। लेकिन आप बाद में ये नहीं कह सकते कि इस कारण से शून्य घोषित नहीं करवा सकते कि ये प्रतिफल कितना अपर्याप्त है। प्रतिफल तो है, लेकिन ये नहीं कह सकते प्रतिफल अपर्याप्त है, क्योंकि आपकी सहमति कैसी थी, स्वतंत्र थी, स्वतंत्रता से दी गई थी आपकी सहमति वचनदाता की। तो इसलिए यहाँ पे प्रतिफल की आवश्यकता नहीं, प्रतिफल अपर्याप्तता के आधार पर इसको शून्य नहीं किया जा सकता। आई होप आपको कंसिडरेशन से रिलेटेड पूरी जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, जहाँ पे हम बात करेंगे संविदा की सक्षमता के बारे में, कौन कैपेबल है, कौन नहीं है, संविदा कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, इन सभी चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।